चलिए, तो भाई लोगों अपन डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन एल्किन ईएलपी नंबर 2। ईएलपी नंबर 1 में एक क्वेश्चन हमारा था 5 नंबर क्वेश्चन, उसको हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। पहले वाले में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 ईएलपी 1 का डिस्कशन है ना, वहां पर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। चलिए पहले पार्ट पर चलते हैं, 5 के पहले पार्ट पर। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हमारे सामने दी गई है। ये हमारे सामने रिएक्शन दी गई है। रिएक्शन करवाई किसके साथ जा रही है? रिएक्शन करवाई जा रही है, कहता कैटालिटिक अमाउंट के अंदर आपको दिया गया है H2SO4 एंड उसके बाद आपको दिया गया है वाटर। क्लियर? प्रोडक्ट बताने के लिए हमें रिएक्शन में कह रहा है। तो हम किस प्रकार की बातें करेंगे? देखिए आप जानते हैं यहां से आप क्या काम मिलने वाला है आपको H+। कैटालिटिक अमाउंट में जो H2SO4 दिया है वो आपके लिए H+ का काम करेगा। H+ यहां से मिलेगा और डबल बॉन्ड पर H+ जुड़ेगा। आप जब भी डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे तो आप इस प्रकार से जोड़ेंगे ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। यहां पर H+ को जोड़ देंगे और ये बना देंगे कार्बोकेटाइन। क्लियर? आप H+ को यहां जोड़ते तो प्राइमरी केटाइन बनता, यहां जोड़ा तो आपने सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाया। अब बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम क्या होता है? रीअरेंजमेंट। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या देखने को मिलेगा? 1,2 मिथाइल शिफ्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। बाजू वाले कार्बन से मिथाइल शिफ्ट होकर आपके सामने यहां पर आ जाएगा। रीअरेंजमेंट के बाद आपके सामने ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब जानते हैं ये रीअरेंजमेंट आपका स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन आपका कैसा था? लेस स्टेबल। ये कार्बोकेटाइन था लेस स्टेबल। आप इसमें नंबर ऑफ अल्फाइड्स भी काउंट कर सकते हैं और रीअरेंजमेंट के बाद आपका कार्बोकेटाइन बन गया है मोर स्टेबल। तो आप जानते हैं कार्बोकेटाइन का पहला काम था रीअरेंजमेंट, जो कि ये कर चुका है। दूसरा काम होगा बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? वाटर। और मैंने आपको बताया था जब भी कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो आप सीधा वहां से H हटाकर सीधा जोड़ दें OH। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो ये पहला पार्ट है। चलिए हम दूसरे पार्ट पर बात कर लेते हैं। किस पर बात कर लेते हैं? दूसरे पार्ट पर भी बात कर लेते हैं। जो दूसरा पार्ट हमारे सामने दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये आपके सामने एक एल्कीन है, ठीक है, और रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? HBr के साथ। तो आप जानते हैं HBr को किस प्रकार से हैंडल करेंगे? देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू EN डिफरेंस। आपका एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। आपको पहला डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पर आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना चाहते हैं। आप चाहो तो जुगाड़ से H+ और Br- में भी कर सकते हो, हालांकि ये जुगाड़ है, रियलिटी नहीं है। तो इससे पता चल जाएगा Br- और एल्कीन रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि Br- भी न्यूक्लियोफाइल है और एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है। दोस्त एनाइन आपका न्यूक्लियोफाइल होता है तो ये एल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो पहले कौन जुड़ेगा? H+। अगर आप H+ को इधर जोड़ो या इधर जोड़ो, दोनों साइड बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या है? सेम है। तो मैंने यहां पर जोड़ दिया है कार्बो H+ को और यहां बना दिया कार्बोकेटाइन। सर मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि आप ब्रेड सुल को सर भूल गए हैं। आपने बोला था ब्रिज हेड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, यानी कि इसको sp2 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं नहीं भूला हूं भाई, हमने इन पर बातें की थी। और ये आपका कौन सा कार्बोकेटाइन था? यानी कि कौन सा था ये हमारे सामने था ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। जितनी भी हमने बातें की थी ब्रिज्ड बाईसाइक्लो के बारे में की थी, ब्रेड सुल का, तो वास्तव में ये कार्बोकेटाइन का एग्जिस्टेंस नहीं है। पर अब हम जो बात कर रहे हैं ना, ये आपका ब्रिज्ड बाईसाइक्लो नहीं है दोस्त, ये कौन सा है? फ्यूज्ड बाईसाइक्लो है। तो इस केटाइन को बनने में कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? तो आपका ब्रेड सूल यहां अप्लीकेबल नहीं है, अच्छा खासा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है। अब कार्बोकेटाइन का पहला काम क्या होता है? रीअरेंजमेंट। पूछिए क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? नहीं। तो फिर दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। तो Br- करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा कौन? Br। क्लियर? सो दिस वाज द सेकेंड पार्ट। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमने क्लास में भी वैसे कवर किया हुआ है। ये अगर अपन बात करें, हमारे सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है, यहां पर आपके सामने है डबल बॉन्ड। रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? रिएक्शन HCl के साथ करवाई गई है। क्लियर? किसके साथ? HCl के साथ। देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव एंड देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। अब आप जानते हैं
कि बेंजीन के डबल बॉन्ड पर आपको एडिशन नहीं करवाना है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी बेंजीन को बर्दाश्त नहीं है, तो इस वाले पाई बॉन्ड पर आप रिएक्शन करवाएंगे। मतलब आप इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते थे, H प्लस एंड Cl माइनस, तो पहले कौन जुड़ने वाला है, आपका H प्लस जुड़ने वाला है, और H प्लस इस प्रकार से जुड़ेगा ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर सके। मेरे हिसाब से यहाँ H प्लस जोड़ना चाहिए और यहाँ पर बनाना चाहिए कार्बोकेटाइन। आप दूसरा कार्बोकेटाइन भाई लोगों ये बना सकते थे, ध्यान दीजिए, सब इधर ध्यान देंगे। आप दूसरा कार्बोकेटाइन ये बना सकते थे, इस कार्बन पर यहाँ पर H प्लस जोड़ देते और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना देते, पर ये कार्बोकेटाइन आपका लेस स्टेबल है। ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये लेस स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। और ऊपर वाला जो कार्बोकेटाइन आपने बनाया है वो आपके सामने क्या रहेगा, मोर स्टेबल। क्लियर? तो जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ें और केटाइन बनाएं तो ऑब्वियसली आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करना है। तो ये तो हम नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे। बताइए, कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। आपका ये रीअरेंज होकर इधर जाना चाहेगा नहीं, क्योंकि अच्छा खासा स्टेबल केटाइन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगले स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, Cl-। तो ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। यहां पर H जुड़ा हुआ मिलेगा, यहां पर Cl। H को मैं नहीं भी दिखाऊं तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। फोर्थ आपके सामने किस प्रकार की बातें कर रहा है, ये आपके सामने दिया हुआ है एक एल्कीन कुछ इस प्रकार से। क्लियर? यहां पर है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, बहुत ही बढ़िया, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। रिएक्शन हम करवा रहे हैं, किसके साथ करवाई जा रही रिएक्शन, HI के साथ। किसके साथ, HI के साथ। आप जानते हैं हम इस प्रकार से बात करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो जिस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। HI इज ए इलेक्ट्रोफाइल और इसमें हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। आप अगर जुगाड़ से जाना चाहें तो ऐसे तोड़ सकते हैं, H प्लस और I माइनस। क्लियर? तो आप जानते हैं I माइनस तो एल्किन के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, दोनों का नेचर न्यूक्लियोफिलिक है, तो H प्लस जुड़ेगा। तो अब आपको सोचना है कहां पर आप एडिशन करवाओगे। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के डबल बॉन्ड पर आप एडिशन के बारे में ना सोचे तो ही बढ़िया है, ना सोचे तो ही बढ़िया है। क्लियर? तो यहां पर आप सोचेंगे क्योंकि बेंजीन के डबल बॉन्ड पर एडिशन से लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाएगा, ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर? जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ें दोस्तों, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करें, तो डबल बॉन्ड पर आपके पास थे दो ऑप्शन, किधर आप H प्लस जोड़ना चाहेंगे। मेरे हिसाब से आपको H प्लस यहां जोड़ना चाहिए और ये बनाना चाहिए कार्बोकेटाइन। सर हम समझ गए, आपने कार्बोकेटाइन इसलिए बनाया है ताकि आप रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकें, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं H प्लस को यहां जोड़ता तो वो कार्बोकेटाइन बनता जो कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता। आप जानते हैं लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन हम नहीं बनाते हैं, जब भी हम बनाते हैं स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं। अब हम सोचेंगे कि ये रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा। बताइए, कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, क्या लगता है क्या ये रीअरेंज करेगा, यहां से यहां जाना पसंद करेगा? जी हाँ। तो यहां पर होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। सर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कैसे हुआ, अभी इसके पास कितने अल्फा एच हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? यस। रीअरेंजमेंट के बाद आप जानते हैं जब तक बाजू वाले पर हाइड्रोजन है आपको सोचने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका रीअरेंज करके यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन सर इस प्रोसेस में अल्फा एच तो कम हो गए, अब तो हमारे पास मात्र कितने अल्फा एच बच गए हैं, 2 अल्फा एच बच गए हैं, और यहां पर तो कितने अल्फा एच थे सर, 5 अल्फा एच थे। समझिए जरा, अब आपका कार्बोकेटाइन क्या हो चुका है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसा हो गया है, रेजोनेंस अगर अपन बात करना चाहें, स्टेबलाइज्ड आपके सामने कार्बोकेटाइन बन चुका है। क्लियर? तो अब आपके अल्फा एच मैटर नहीं करेंगे। अब बताइए, कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, ये करना नहीं चाहेगा क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल क्या ही बनेगा। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, I माइनस, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ये आपकी केमिकल रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ऑप्शन नंबर कौन सा चलेंगे, अब हम सोल्व कर लिया हमने 4, ऑप्शन नंबर 5। देखिए मैं चाहूंगा कि इसको आप अवॉइड करें, कोई मतलब नहीं है, कुछ मुझे ऐसी बातें इसमें बतानी पड़ जाएंगी जो आपके काम की है नहीं, तो अवॉइड करें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पर। हमेशा आप ध्यान रखिए, हमें वही पढ़ना है जो हमसे पूछा जा सकता है। मैं नॉर्मली आपको हर लेक्चर में बोलता हूं, फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव,
बहुत ज्यादा पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बल्कि वो पढ़ने से सिलेक्शन होगा जो नीट में आता है। चलिए, तो पार्ट नंबर 5 को मैंने अवॉइड कर दिया है, पार्ट नंबर 6 पर चले जाते हैं हम सीधे ही। पार्ट नंबर 6 हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ये एक एल्कीन है, रिएक्शन करवाई गई है, कैटालिटिक अमाउंट में लिया गया है H2SO4 और साथ में आपको लिया गया है अल्कोहल। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे आपकी एल्कीन के साथ आपका वाटर डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है, अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो यहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा नो रिएक्शन। क्या रिजल्ट मिलेगा? नो रिएक्शन। ये रिएक्शन ही नहीं करने वाला है। क्लियर? एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप किसी अल्कोहल के भी डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहे हो, किसके साथ? एल्कीन के साथ, तो नो रिएक्शन, क्योंकि आपके अल्कोहल्स का और वाटर का इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक नेचर नहीं है। दे आर न्यूक्लियोफाइल्स, आप जानते हैं, दे आर न्यूक्लियोफाइल्स, तो ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेंगे। इनकी अगर आपको एल्कीन के साथ रिएक्शन करवानी है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट करवानी पड़ती है, H+ की प्रेजेंस में। तो यहां पर आपने H2SO4 लिया है, तो आपको समझ में आ गया यहां से क्या मिलने वाला है? H+। और H+ आप पहले कहां पर ऐड करोगे? बेंजीन की तरफ। तो एडिशन के बारे में सोचना ही नहीं है, तो फिर आप बाहर वाले पाई बॉन्ड पर एडिशन करोगे और इस प्रकार से एडिशन करोगे ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। अब कार्बोकेटाइन का पहला काम है रीअरेंजमेंट, और आप जानते हैं ये रीअरेंज नहीं करेगा, अच्छा खासा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। दूसरा काम रहता है बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड कौन है आपका न्यूक्लियोफाइल? यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, अल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल है। और जब भी कोई अपने लोन पेयर से अटैक करता है तो आप जानते हैं हम H हटाकर जोड़ देते हैं, OCH3 यहां पर जुड़ा हुआ मिलेगा, तो इस बार आपके सामने रिएक्शन में ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर? तो ये था आपका पार्ट नंबर, अगर अपन बात करना चाहें, 6। अगला हमारे सामने है पार्ट नंबर 7 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हम इसको डिस्कस कर देते हैं। यहां पर हमारे सामने है ऑक्सीजन, ये है डबल बॉन्ड। हमारी रिएक्शन जो करवाई गई है किसके साथ करवाई गई है, जरा हम देख लेते हैं। आपका जो रिएजेंट है दैट इज HCl। क्लियर? ये HCl है, तो आप जानते हैं यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एल्किन अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। पहले आपका H+ जुड़ेगा, तो H+ के जुड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपने H+ को यहां जोड़ दिया, डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर जोड़ दिया, तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और अगर आपने H+ को इस कार्बन पर जोड़ दिया डबल बॉन्ड के, तो यहां पर केटाइन बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आप जानते होंगे कि ये वाला जो आपका कार्बोकेटाइन है ये मोर स्टेबल है। क्यों सर? और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो लेस स्टेबल है। लेकिन सर आपने इसको मोर स्टेबल कैसे बोल दिया? भाई बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है, लोन पेयर के बाजू में बना हुआ ये कार्बोकेटाइन। आप गलती से -I ही कंसीडर कर लेंगे और जानेंगे भी नहीं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। हमने जीओसी में बातें की थी कि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन आपके अच्छे खासे स्टेबल होते हैं। आप जानते हैं ना, लोन पेयर क्या करेगा? रेजोनेंस इस प्रकार से, और इस कार्बन का ऑक्टेट क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा, खुद पर पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन अपना +R लगा रहा है, हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है। मतलब मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं इस रास्ते से जाऊंगा। अब बताइए, कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, मेरे हिसाब से इसको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा स्टेबल और कहीं भी जाएगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, और रिएक्शन आपके आगे बढ़ जाएगी। और यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा Cl, यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा H। तो ये था पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट हम डिस्कस कर देते हैं पार्ट नंबर 8। ये हमारे सामने रहेगा पार्ट नंबर 8। क्लियर? ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने एल्कीन दी हुई है, फ्लोरीन लगा हुआ है, यहां पर भी फ्लोरीन लगा हुआ है, यहां पर फ्लोरीन लगा हुआ है, ये है आपका डबल बॉन्ड। रिएक्शन जो आप है वो करवा रहे हो HCl के साथ। किसके साथ करवा रहे हो? HCl के साथ। क्लियर? फिर से आपके रिएक्शन में आगे बढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं, देयर इज पार्शियल पॉजिटिव, देयर इज पार्शियल नेगेटिव। एल्कीन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो किसी एक साइड आपका H+ जुड़ने वाला है। अगर मैंने यहां पर H+ को जोड़ दिया है तो यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल बनने वाला है। क्यों? क्योंकि 3-3 फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इस कार्बन पर आपके इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दो, यहां पर H+ जोड़ दो, तो ये बना देगा कार्बोकेटाइन, ये आपके सामने बनेगा। अब आपके हैलोजेंस का जो -I है वो कम लगेगा, रीजन बिंग डिस्टेंस बढ़ गया है। तो आप ध्यान रखिएगा
कि CH3 के बाजू में कार्बोकेटाइन आप ना बनाएं, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर आपके केटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए और हमें इस रास्ते से जाना चाहिए। क्लियर? बताइए, कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। आप बताइए, क्या बना हुआ कार्बोकेटाइन रीअरेंज करना चाहेगा? नहीं, क्योंकि यहां से यहां तो पहले ही नहीं बनाया हमने। तो फिर दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, तो ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। यहां पर है फ्लोरीन, यहां पर है फ्लोरीन, यहां पर है फ्लोरीन। इधर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा आपको? Cl। और इधर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? H। आप बताइए, जो आपके HCl का एडिशन हुआ है, ये मार्कोनिकॉफ रूल से हुआ है या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से? प्रोडक्ट को देखकर बताइए। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था कि आपके रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दैट इज Cl माइनस वहां जाना चाहिए जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? कम। मतलब डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर नहीं गया, उल्टी साइड गया है। तो ये आपका एंटी मार्कोनिक एडिशन है। क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्लियर? इस एडिशन में मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं किया गया। उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ईएलपी नंबर 2 की तरफ। मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे इसमें इरेलीवेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जहां मैं बोल दूं कि स्किप करना है, आंखें बंद करके स्किप कर दीजिए, नहीं पूछे जाने वाले नीट के अंदर। चलिए पहला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, ईएलपी नंबर 2, एल्कीन हाइड्रोकार्बन। Which of the following statement is not correct regarding given reaction? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? हमसे बात कर रहा है। रिएक्शन करवाई गई है HX के साथ, शायद आपको क्लियर ना हो, मैं लिख देता हूं। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। एल्कीन इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो आप जानते हैं कार्बोकेटाइन बनेगा। आपके पास कितने कार्बोकेटाइन बन सकते हैं? 2। आपका H प्लस यहां जुड़ेगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। प्लस अगर अपन बात करना चाहें, अगर आपने H प्लस को कहां पर जोड़ दिया है दोस्त? अगर आपने H प्लस को इधर जोड़ दिया है दोस्त, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। क्लियर? यू कैन चेक इट आउट। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी। और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी। Which carbocation is more stable? This carbocation is more stable. So more stable carbocation से आपकी रिएक्शन का कौन सा प्रोडक्ट आता है? मेजर प्रोडक्ट। तो ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है और ये कार्बोकेटाइन आपका कैसा है? लेस स्टेबल है। पक्का? जी हाँ। आप बताओ, ये कार्बोकेटाइन मेजर प्रोडक्ट देगा। कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? नहीं। तो दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। तो आपके सामने ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा X और यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा H। अगर आपने यहीं पर रिएक्शन करवा दी है न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो आपके सामने ये प्रोडक्ट आ जाएगा। और आप जानते हैं ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, ये लेस स्टेबल केटाइन के थ्रू बनाया है। सो दिस इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। आगे बात समझ में? चलिए स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कहता कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस, आप जानते हैं पहला स्टेप इस रिएक्शन का कैसा स्टेप होता है? स्लो स्टेप। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इज द आरडीएस। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। अगला कहता है रिएक्टेंट HX, HF, HCl, HBr, HI। ये शायद कुछ पूरा नहीं लिख पाया है, तो ये शायद रिएक्टिविटी की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा होगा? रिएक्टिविटी की। कि रिएक्टिविटी ऑफ HX, रिएक्टिविटी ऑफ HX ये होना चाहिए। नहीं, आप जानते हैं ना ये आरडीएस है, तो हाइड्रोजन और हेलोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। ईएलपी 1 में मैं बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं। तो आपका HF तो लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो कौन मिलेगा? HI, क्योंकि HI का बॉन्ड सबसे वीक होगा। जो बॉन्ड आरडीएस में टूटते हैं उन्हीं की बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही नहीं है, गलत है। कहता है मेजर प्रोडक्ट इज, यस ये आपकी रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट इज, यस ये रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट है। तो हमसे कौन सी स्टेटमेंट पूछी गई थी? नॉट करेक्ट पूछी गई थी। तो आपका जो आंसर रहेगा वो सेकंड रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने किस प्रकार से है? कार्बोकेटाइन की बातें कर रहा है। जरा बताइए कितनी बातें आपको समझ में आई है? क्या कहता है? If carbocation formed as an intermediate in reaction, then it can rearrangement to attain maximum stability। देखिए लैंग्वेज को थोड़ा इग्नोर कीजिए। कहता है इट कैन रीअरेंज टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, कि रीअरेंज कर सकता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो ये सही रहेगा। रीअरेंजमेंट की जगह आप क्या लिख दिए? इट कैन रीअरेंज।
इट कैन रीअरेंज टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये रीअरेंज कर सकता है, कार्बोकेटाइन का पहला काम होता है रीअरेंजमेंट। इट कैन कंबाइन टू न्यूक्लियोफाइल, सही बात है, बना हुआ केटाइन आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना सकता है, भी सही है। इट कैन ऑल्सो शो एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा है, अगर आपने देखा हो बेंजीन के केस में स्टेप नंबर 2 में केटाइन ने H+ हटाया और एलिमिनेशन कर दिया, ये बात भी सही है। कहता है ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं रिगार्डिंग द कार्बोकेटाइन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टेक्निकली क्वेश्चन का मतलब नहीं था। Which of the following carbocation cannot show rearrangement phenomena? आप जानते हैं ये वाला कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट शो कभी नहीं करेगा। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर आ जाता है या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर आ जाता है, तो इस टाइप के जो आपके कार्बोकेटाइंस होते हैं वो रीअरेंजमेंट शो नहीं किया करते हैं। रीजन जानने की जरूरत नहीं है, तो थर्ड वाला रीअरेंजमेंट शो नहीं करेगा, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन रिएक्शन। ये आपके सामने गिवन रिएक्शन है। चलिए हम गिवन रिएक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, सो दैट आपको अच्छी अच्छी क्लियरिटी यहां पर आ जाए। Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई गई है एंड रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। आप जानते हैं CCl4 आपका क्या है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है। नॉन न्यूक्लियोफिलिक अगर अपन बात करना चाहें तो ये आपके सामने सॉल्वेंट है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट, क्लियर। और जैसे ही आपका हेलोजन एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा तो यहां पर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। आप जानते हैं क्लोरीन पर क्या है, लॉन पेयर। तो अगर आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर क्या होते हैं, लॉन पेयर, देन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड। आपका एल्कीन इसको पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहां से ही अपना बॉन्ड तोड़ देगा। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा और आपके सामने सीधा ही किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आपके सामने सीधी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, यानी कि ये आपके सामने बनकर आ जाएगा साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। किसकी फॉर्मेशन हो गई है, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। साथ में Cl- भी यहां पर जनरेट हुआ होगा। आप जानते हैं NC रिंग ओपनिंग वहां से होती है जहां से केटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा हो। दोनों साइड में से कहां पर केटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, दोनों पर एक ही बात है, ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो आपकी रिएक्शन में यहां पर भी Cl लगा हुआ मिलेगा और यहां पर भी कौन लगा हुआ मिलेगा, Cl। चलिए अब स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कहता है ये आपके रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, सही बात है, ये बना हुआ साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। कहता है Cl2 एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल सही बात। पहले स्टेप में आपके एल्कीन कौन है, न्यूक्लियोफाइल, और आपका हेलोजन कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। ये दूसरा स्टेप है, इसमें आपका साइक्लिक हेलोनियम कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, और आपका Cl- क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो भाई ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। कहता है जेमिनल डाइक्लोराइड फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट, बिल्कुल आप समझिए, जेमिनल बना है कि विशिनल, नहीं साहब, यहां पर तो हमारे सामने बना है विशिनल डाइक्लोराइड। तो बताइए ये स्टेटमेंट आपकी सही हो गई कि गलत हो गई है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। मतलब हमारे क्वेश्चन का जवाब कौन सा रहेगा, थर्ड ऑप्शन रहेगा। फोर्थ क्या कहता है, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं भाई लोगों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द अबव रिएक्शन। देखिए अगर आप एक ट्रू नीट एस्पिरेंट है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। NCERT ने हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन्स का स्टीरियो डिस्कशन नहीं किया है। आप लिटरली अगर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं नीट के अंदर तो आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है। मेरा एक बहुत ही मूल मंत्र है और वो है फॉर सिलेक्शन बी सिलेक्टिव। केवल वही पढ़िए जो एनसीईआरटी में है, उसके अलावा मत पढ़िए, आप कोई फायदा नहीं देने वाला आपको। परफॉर्मेंस घटा सकता है, बढ़ाएगा नहीं। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा गया है। अगर अपन बात करना चाहें X2 का एडिशन, किसकी बात करना चाहें, X2 के एडिशन की अगर अपन बात करना चाहें तो X2 का एडिशन जो होता है वो होता है स्टीरियो स्पेसिफिक। कैसा होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करने वाला है। जैसे
यहां पर आपकी जो एल्कीन आपको गिवन है, क्या वो एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस, इट कैन बी इन सिस कॉन्फ़िगरेशन और इट कैन बी इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सही बोला कि नहीं बोला? लेकिन हमें तो बताया नहीं गया है कि ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में है या फिर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है। इस कंडीशन पर हम दोनों मानेंगे, सिस भी मानेंगे और ट्रांस भी मानेंगे और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए X2 का जो एडिशन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है, मतलब क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो आपकी रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री पर डिपेंड करेगा। तो आपके सामने एल्किन जो दी गई है, सबसे पहले हम इसको सिस एल्किन मान लेते हैं। तो ये हमारे सामने रहेगा सिस ब्यूट 2 इन, पक्का? दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं भाई लोगों? Br2 के साथ। किसके साथ? Br2 के साथ। आप मुझे बता दीजिए Br2 का एडिशन कैसा होने वाला है? एंटी एडिशन। Br2 कैसा शो करता है? एंटी एडिशन शो करता है। सर ये आपको कैसे पता चलता है कि एंटी एडिशन होगा? भाई इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आप जानते हैं, एल्किन के कांटेक्ट में आने पर इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी और आपके एक ब्रोमीन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और एक पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है दैट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और पार्शियल पॉजिटिव वाले एटम पर लोन पेयर है, तो आपका बनेगा कौन? नॉन क्लासिकल कार्बोकेट है। ठीक है, एनसीसी का फॉर्मेशन क्लियर करता है एंटी एडिशन। तो अगर आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर लोन पेयर है तो एडिशन कैसा होगा? एंटी। अब अपने जुगाड़ से आते हैं। बताओ सिस का मतलब क्या बताया था मैंने? सुल्टा, पक्का। और एंटी का मतलब क्या बताया था? उल्टा। क्लियर? अब बताओ एक सुल्टा एक उल्टा, रिजल्ट क्या मिलेगा? उल्टा। तो आप जो आपकी पीसीसी है, कार्बन चेन है, उसको आप स्ट्रेट चेन में बना दीजिए इस प्रकार से। ये रहेगा कार्बन नंबर 1, ये रहेगा कार्बन नंबर 2, ये रहेगा कार्बन नंबर 3 और ये रहेगा कार्बन नंबर 4। मैंने क्या बोला? जो आपकी पेरेंट कार्बन चेन है ना, ये वाली कार्बन चेन है, इसको फिशर में ले जाओ और वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर दो। तो ये तो वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो गई। दो बना ले इस प्रकार से कॉम्बिनेशन, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। ये कार्बन नंबर 1 रहेगा, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब देखो सुल्टे पर उल्टा, आप जानते हैं 2 और 3 नंबर पर कौन जुड़ने वाला है? Br जुड़ने वाला है। आप जानते हैं ब्रोमीन के एडिशन में क्या होता है? हेलोजन के एडिशन में पाई बॉन्ड तोड़ दे, हेलोजन हेलोजन जोड़ दे, वो हम पहले जानते हैं ना। तो 2 नंबर पर और 3 नंबर पर आपका ब्रोमीन जुड़ने वाला है। तो सुल्टे पर उल्टा, तो उल्टा एडिशन, इसका मतलब क्या होगा? सुल्टे पर उल्टा, तो रिजल्ट मिलेगा उल्टा। मतलब दोनों Br फिशर में इस वर्टिकल लाइन के कहां पर जाने चाहिए? ऑपोजिट साइड। अगर 2 नंबर पर Br राइट साइड में गया है तो 3 नंबर पर लेफ्ट साइड में। हाइड्रोजन अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर 2 नंबर पर लेफ्ट में चला जाए तो दोस्त 3 नंबर पर कहां चला जाएगा? राइट साइड में। ये दो पॉसिबिलिटी आपके सामने हो सकती है एंटी एडिशन की। अब आप देखेंगे कि दिस इज ए कायरलिटी सेंटर, दिस इज ए कायरलिटी सेंटर, दो कायरलिटी सेंटर है। बताइए मॉलिक्यूल अगर अपन बात करना चाहें कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिकल। कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल का मतलब है आप दोनों साइड से आईपैक नंबरिंग सोच सकते हैं। और कितने कायरलिटी सेंटर हैं? कायरलिटी सेंटर हैं 2। अगर एक ही कायरलिटी सेंटर होता मॉलिक्यूल हो जाता कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव। और 2 कायरलिटी सेंटर के साथ अगर मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल होता तो भी कायरल होता, ऑप्टिकली एक्टिव होता। लेकिन यह आ गया है कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। तो ऐसी कंडीशन में आपको पीओएस और सीओएस चेक कर लेना चाहिए। आप चेक कीजिए, फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं है, फिशर में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है नहीं। आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे कट करने की कोशिश की तो आप जानते हैं Br के नीचे कौन आएगा? H। ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बने। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? और दूसरा प्रोडक्ट आप देखोगे तो इसी की क्या बना हुआ है? मिरर इमेज। गौर से देखिए, ये और ये आपस में क्या है? मिरर इमेज। तो एक कायरल मॉलिक्यूल का मिरर इमेज उसका क्या होता है? इनेंशियोमर। एक कायरल मॉलिक्यूल का मिरर इमेज होता है उसका एनेंशियोमर। अब मुझे बता दीजिए, एनेंशियोमर्स आर सेम कंपाउंड और डिफरेंट? एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड्स। तो यहां पर आपके सामने रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे?
दो प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन में। अगर आपके एल्कीन की कॉन्फ़िगरेशन सिस हुई तो दो प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों के सामने बनकर आ जाएंगे एंड द रिलेशन बिटवीन द फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स विल बी इनएंशियोमर। और जब कभी भी रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप इनएंशियोमर्स की होती है तो उस रिएक्शन में रेशमाइजेशन होता है। क्या होता है? रेशमाइजेशन। और आपका जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बातें हैं। चलिए, अगर सर हमारी जो एल्कीन है वो सिस के बजाय कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में होती? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4। रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? Br2 के साथ। एल्कीन की अगर अपन बात करना चाहें तो एल्कीन हमारे सामने है ट्रांसब्यूटटूइन। कौन सी एल्कीन है? ट्रांसब्यूटटूइन। आप जानते हैं ट्रांस का मतलब क्या होता है? उल्टा। Br2 का एडिशन कैसा होगा? सिन होगा कि एंटी? एंटी। और एंटी का मतलब भी क्या होता है? उल्टा। और उल्टे पर उल्टा अपना जुगाड़, सुल्टा। मतलब दोनों Br वर्टिकल लाइन के किधर आएंगी? सेम साइड। तो आपकी जो पेरेंट कार्बन चेन है इसके अंदर, इसको जाने दे वर्टिकल लाइन में। सीधे हम आंसर फिशर में देंगे, ध्यान दीजिए किस में देंगे? फिशर में। तो ये बना दिया आपने फिशर के अंदर वर्टिकल लाइन। क्लियर? दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड 4। ये आपके सामने 4 एग्जैक्टली। एक और अरेंजमेंट बताए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4। क्लियर? देखो, उल्टे पर उल्टा सुल्टा, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों Br फिशर में वर्टिकल लाइन के सेम साइड। तो सेम साइड होने की दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दोनों Br वर्टिकल लाइन के राइट साइड में आ सकती हैं, दोनों Br वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में आ सकते हैं। ये हमारे सामने प्रोबेबिलिटी आ गई एंड यू विल फाइंड कि यहां पर ये कायरलिटी सेंटर है, यहां पर भी ये कायरलिटी सेंटर है। क्लियर? तो अगर आप देखेंगे बने हुए प्रोडक्ट को, चेक कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनली आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? सिमेट्रिकल। कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल मतलब हम इसमें दोनों साइड से नंबरिंग सोच सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है, कायरलिटी सेंटर कितने हैं? 2। तो फिर आपको पीओएस और सीओएस चेक कर लेना चाहिए, आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। अगर हम देखें सेंटर ऑफ सिमेट्री फिशर में होता नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर मौजूद है। दोस्त गौर से देखिए, आपका बना हुआ प्रोडक्ट अगर हम चेक करना चाहें तो इसमें आ जाएगा पीओएस। प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है कि नहीं है? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अकायरल। कायरलिटी सेंटर रखते हुए भी अकायरल। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? मीजो। आप देख सकते हैं दोनों प्रोडक्ट बने हुए फिर से एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है। लेकिन एक अकायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका क्या होता है? होमोमर। आप ये भी कह सकते हैं कि मीजो कंपाउंड और उसके मिरर इमेज आपस में क्या होते हैं? होमोमर्स। तो ये दो अलग अलग कंपाउंड है कि एक ही कंपाउंड है? ये एक ही कंपाउंड है। अगर हम थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का याद करना चाहें तो आप जानते हैं मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन सिमेट्री एलिमेंट के आने की वजह से। तो अगर आपके एल्कीन का ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो एक प्रोडक्ट बनेगा, और अगर आपके एल्कीन का सिस कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। पर हमें तो बताया ही नहीं गया ना कि सिस है कि ट्रांस है। तो आप बताइए, अगर मैंने सिस माना तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे और ट्रांस माना तो 1 प्रोडक्ट बनेगा। टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए इसके अंदर? 3 हो गए। सो इसमें अगर अपन बात करें, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फिर भी मेरा सजेशन भाई लोगों यही है, अवॉइड कीजिए, नीट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट रिएक्ट विद Br2CCl4। टेक्निकली आपको यह कहना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट रिएक्ट विद Br2CCl4 एट रूम टेम्परेचर, at room temperature and in the absence of UV light and in the absence of UV light। आप जानते हैं हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को कंप्लीट कर दिया है। चलिए पहले वाले बताइए, दिया हुआ हमारे सामने ब्यूट अगर अपन बात करना चाहें 1ene, बताइए ब्यूट 1ene Br2 के साथ रिएक्शन करेगा? जी हाँ, रिएक्ट करेगा और आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा। डबल बॉन्ड पर दोनों साइड कौन जुड़ जाएगा? यहां पर भी Br
और यहां पर भी Br, इट इज गोइंग टू डिकलराइज इट। क्लियर? आपके रेडिश ब्राउन कलर को डिसअपियर कर देगा। तो ये तो रिएक्शन करेगा, लेकिन हमसे पूछा गया है जो रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे सामने ब्यूट 1 आइन। आप जानते हैं कि ब्यूट 1 आइन में भी आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आप Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, Br2 इज गिवन इन एक्सेस, तो भाई साहब डेफिनेटली यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है। और कितने बार एडिशन होगा? 2 बार। पहला पाई बॉन्ड टूटा, ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ा, फिर दूसरा पाई बॉन्ड टूटा, ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ा। आपकी एल्कीन और आपका एल्काइन इन डार्क एंड एट रूम टेम्परेचर आपके Br2 के साथ, हैलोजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें साइक्लोप्रोपेन, मैंने बताया था कि साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन होने की वजह से इसका सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से भी वीक हो जाते हैं और यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। एकमात्र आपके लेवल पर एल्केन है जो एडिशन रिएक्शन शो करती है। तो ये तो रिएक्शन शो करती है। बात करते हैं बेंजीन की। तो आप जानते हैं कि बेंजीन में आपका Br2 रिएक्ट नहीं करेगा। अगर Br2 के साथ डायरेक्ट आपने रिएक्शन करवा दी है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, आप ये मत सोचना कि CCl4 रिएक्ट नहीं करने दे रहा है। ये बेवकूफी है भाई, ये बेवकूफी है। बेंजीन और Br2 रिएक्ट नहीं करते हैं। कहां पर? एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर एंड इन डार्क, एट रूम टेम्परेचर एंड इन डार्क, ये आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अंडर गिवन कंडीशंस ये दोनों रिएक्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा मत सोच लेना कि बेंजीन और Br2 रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप ऐसा सोचते हैं। तो मैंने इन कंडीशंस को यहाँ पर कंप्लीट किया है कि रूम टेम्परेचर पर और इन द अब्सेंस ऑफ यूवी लाइट ये रिएक्ट नहीं करेंगे या डार्क में रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन बेंजीन आपका रिएक्शन कर सकता है किसके साथ? Br2 के साथ। अगर आपने यहां पर क्या ले लिया है? Fe ले लिया है या फिर आपने FeBr3 ले लिया है, तो आप जानते हैं ये प्रोडक्ट बन जाता है। कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है? ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो कोई भी रिएक्शन जो नहीं होती है ना, वो गिवन सेट ऑफ कंडीशन पर नहीं होती है। इस कंडीशन पर ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। पर अगर आपने Fe या FeBr3 डाल दिया तो रिएक्शन हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे हो गई। तो हमसे तो यही पूछा गया था कौन सा रिएक्शन नहीं देगा, तो हमारा आंसर रहने वाला है फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई लोगों। अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? देखिए मैं इस क्वेश्चन को पढ़ चुका हूं ऑलरेडी और मेरा सजेशन यही है, स्किप कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को। नीट बात भी नहीं करता है ऐसे क्वेश्चन की। चलिए बात कर लेते हैं, वरना आपको लगेगा कि सर को नहीं आता है। आपके सामने एक एल्कीन है, रिएक्शन करवाया गया है, पहले हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन और बना हुआ प्रोडक्ट आपके रिएक्शन में क्या है? एक अल्कोहल। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अबाउ रिएक्शन। कहता है कौन सी रिएक्शन करेक्ट है? स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस रिएक्शन इज एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। गलत है। आप देखो ना मीडियम ही कहीं एसिडिक नहीं है, तो कहां से होगा एसिडिक हाइड्रेशन? नो, एसिडिक हाइड्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। कहता है दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम जानते हैं यस, स्टेज नंबर 1 इज द हाइड्रोबोरेशन एंड स्टेज नंबर 2 इज द ऑक्सीडेशन। तो ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। कहता है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट में कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, पर यह पूछा नहीं जाएगा दोस्त। चलिए मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार की बातें इस रिएक्शन के अंदर होती हैं। मान लीजिए आप कोई भी एल्कीन ले लेते हैं, ये हमारे सामने कोई एल्कीन है, ठीक है। आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं? BH3 के साथ। किसके साथ करवा देते हैं? BH3 के साथ। तो आप जानते हैं आपकी रिएक्शन किस प्रकार से होती है। इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। आपका बोरोन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहां पर रहता है पार्शियल नेगेटिव और बोरोन पर रहता है पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? तो आपकी एल्कीन बोरोन को इलेक्ट्रॉन देती है, जैसे ही बोरोन को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं नेगेटिव चार्ज आने लगता है और ये बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगता है और जाकर जुड़ जाता है। तो आपके बोरोन और हाइड्रोजन का जुड़ना साइमल्टेनियसली होता है और रिएक्शन आपकी कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है। ट्रांजिशन स्टेट में आपकी रिएक्शन गुजरेगी। आप जानते हैं किसी रिएक्शन का इंटरमीडिएट हो या ना हो, लेकिन रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट में आपको किस प्रकार का माहौल दिखाई देगा, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझिए। ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा होगा, बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा होगा,
कार्बन बोरोन बॉन्ड बन रहा होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। क्लियर? तो यहां पर आपको पार्शियल पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसका बॉन्ड टूट रहा होगा, और इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बनकर आ जाती है, और यही आपकी 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या है? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपके सामने है। 4 मेंबर्ड मैंने क्यों बोल दिया भाई लोगों? क्योंकि 4 मेंबर इन्वॉल्व है, कार्बन, कार्बन, यहां पर बोरॉन और यहां पर हाइड्रोजन। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट की कहानी है। इससे आगे क्या बना है मैंने उस पर कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं इससे आगे क्या बनकर आ जाएगा आपके सामने। अगर मैं कंप्लीट बात करना चाहूं तो यहां पर एडिशन प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। क्या बनकर आ जाएगा? एडिशन प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एक साइड तो कौन जुड़ जाएगा? H, और एक साइड कौन जुड़ जाएगा? BH2, और इसी का ही नाम होता है क्या? हाइड्रोबोरेशन। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोबोरेशन। क्लियर? आप बताइए, बोरॉन और हाइड्रोजन किधर से जुड़ेंगे? सेम साइड से। तो अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री पर जाना चाहो तो ये रिएक्शन सिन एडिशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? सिन एडिशन का एग्जांपल है। सिन का मतलब पता है? जब आपके इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट डबल बॉन्ड के सेम साइड जुड़े, जब आपका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट डबल बॉन्ड के सेम साइड जुड़ते हैं, उसे हम सिन एडिशन कहते हैं। तो इस डबल बॉन्ड पर आपका बोरॉन और हाइड्रोजन सेम साइड जुड़ते हैं, तो ये एक सिन एडिशन का एग्जांपल है। हालांकि मैं आपको बता दूं, स्टीरियो केमिस्ट्री का डिस्कशन एनसीईआरटी में नहीं है भाई लोगों, अवॉइड कीजिए, कोई मतलब नहीं है। चलिए वापस आते हैं स्टेटमेंट पर। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। अगला फिर हमसे क्या कह रहा है? दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन। आ गया ना? किसका एग्जाम्पल है ये? सिन एडिशन का एग्जाम्पल है। आप जानते हैं सिन एडिशन मतलब किसकी बात कर रहा है? स्टीरियो की। और इस केमिस्ट्री की स्टीरियो मतलब इस रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री एनसीईआरटी में दूर दूर तक डिस्कस नहीं की गई है, अवॉइड कीजिए। अगला कहता है एडिशन ऑफ एन एंड OH अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल। ये बात भी सही है कि इस रिएक्शन में जब आप प्रोडक्ट देखेंगे, इधर देखिए प्रोडक्ट तो बना के दिया हुआ हमें, तो यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? OH, और यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? H। तो HOH का बोलना टेक्निकली सही नहीं है। आप ये कह सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर, ऐसे बोलिए आप टेक्निकली अगर आपको बोलना है तो। ठीक है? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक रूल। आपके प्रोडक्ट को देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से हुआ है। अगर हम वाटर को ऐड करते हैं दोस्त, तो वाटर को आप इस प्रकार से डील करेंगे, देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। सो दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। आपको पता है मार्कोनिक ऑफ रूल में उसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या थी? उसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट थी कि आपके एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन्स कम है। यानी कि अगर आप वाटर को ऐड करोगे तो OH वहां जाना चाहिए जहां हाइड्रोजन कम है। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर तो आपका जुड़ना चाहिए था OH, और यहां पर जुड़ना चाहिए था H, जैसा कि इसमें हुआ नहीं। तो यहां पर जो वाटर का एडिशन हुआ है ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से हुआ है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी अजीब सी है, इसको अवॉइड कीजिए। कार्बोकेटायन फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, बिल्कुल गलत है। इस रिएक्शन का कोई इंटरमीडिएट होता ही नहीं। आपने देखा बोरॉन और हाइड्रोजन का जुड़ना साइमल्टेनियस था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया है 7। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो नीट के लायक नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कंप्लीट विद स्लो रेट एज कंपेयर टू एल्कीन। हाँ, ये बात सही है। देखिए ये आपके सामने क्या है? एल्कीन है। ठीक है? आप एसिडिक हाइड्रेशन करवाते हैं तो आप रिएक्शन करवाते हैं H+ के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्लियर? तो आपका H+ जाकर जुड़ता है, आप जानते हैं ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो H+ जुड़ेगा और क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। कौन से कार्बन पर H+ को जुड़ना चाहिए? अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने बताया नहीं क्या लगा हुआ, कहीं भी जोड़ दूं। अगर मान लो मैंने H+ को यहां जोड़ दिया है तो ये किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कार्बोकेटायन की। क्लियर? तो आपके रिएक्शन के अंदर ये वाला क्या बनकर आ गया है दोस्त? कार्बोकेटायन। एंड दिस इज गोइंग टू बी द स्लो स्टेप। यही इस रिएक्शन का कौन सा स्टेप होता है? स्लो स्टेप होता है, मतलब RDS है। पूरी केमिकल रिएक्शन का रेट यहीं से डिसाइड होगा। अब हम एक बार एल्काइन में देख लेते हैं। अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने एल्काइन है, अगर उसका भी हम एसिडिक हाइड्रेशन करवाते हैं, मतलब रिएक्शन विद H+,
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सिंपल हाइड्रेशन। कि अगर अपन बात करें तो ये H+ जुड़ेगा, बताइए ट्रिपल बॉन्ड पर किधर जुड़े, मालूम नहीं है, कहीं भी जोड़ सकते हो क्योंकि क्या लगा है हमने बताया नहीं है। इधर H+ जुड़ेगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। और दोस्त इस कंडीशन पर आपका कैसा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, विनाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। विनाइलिक कार्बोकेटाइन आपके सामने बनेगा। और इस टाइप के कार्बोकेटाइन दोस्त कैसे होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। इस टाइप के जो कार्बोकेटाइंस होते हैं वो होते हैं हाईली अनस्टेबल। पक्का। अब देखो इसमें जो कार्बोकेटाइन बना है और इसमें जो कार्बोकेटाइन बना है, ये वाला कार्बोकेटाइन आपका रिलेटिवली क्या है, मोर स्टेबल। जब एल्कीन रिएक्शन करता है और ये वाला जो आपका कार्बोकेटाइन है ये कैसा है, लेस स्टेबल। क्लियर, लेस स्टेबल। क्लियर। अब आप बताइए, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल और ये कार्बोकेटाइन कम स्टेबल, और रिएक्शन का आरडीएस क्या होता है, इसका भी यही स्लो स्टेप रहेगा। क्या रहेगा, स्लो स्टेप। तो आरडीएस में कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, उसके बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही कम चाहिएगी और रिएक्शन का रेट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम इसको इस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही है। अगला स्टेटमेंट कहता है एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस गिव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एज प्रोडक्ट। ये बात भी सही है। अगर आप एसिडिक हाइड्रेशन करवा दोगे तो यहां पर तो आपने अभी H+ जोड़ा है, आप बताइए अगले स्टेप में कौन जुड़ेगा, वाटर। क्लियर। ये करेगा इसके ऊपर अटैक, बॉन्ड बनेगा खटैक। तो मैंने क्या बताया था, यहां पर जब भी कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो यहां पर जुड़ जाएगा OH, सीधा H हटाकर आपको जोड़ देना है। तो ये जो प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आया है ये इनोल है। भाई यहां पर मैंने केवल OH जोड़ा है ना, लोन पेयर से अटैक करता है, H हटा के जोड़ देते हैं। और बना हुआ प्रोडक्ट आपका क्या करेगा, टोटोमेरिज्म। और आप जानते हैं टोटोमेरिज्म करके ये OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO में। तो या तो जो बना हुआ प्रोडक्ट होगा वो एल्डिहाइड होगा, या फिर जो बना हुआ प्रोडक्ट होगा वो कीटोन होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, यस ये पॉइंट हमको क्लियर है। चलिए, तो ये बात भी इसकी सही थी और ये बात भी इसकी सही है। रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय कैटालिस्ट लाइक Hg2+। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप इस रिएक्शन में Hg2+ एज एन कैटालिस्ट इस्तेमाल में ले लोगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। सर लेकिन ये तो आपको समझाना पड़ेगा। चलिए दोस्त समझा देते हैं। कुछ लोगों ने यही तो करके बताया था कि भाई अगर आप डायरेक्ट हाइड्रेशन करवाते हैं, डायरेक्ट हाइड्रेशन का मतलब H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, तो उस कंडीशन में जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, आप जानते हैं किसी भी साइड अगर मैं H+ को जोड़ूंगा तो ये केटाइन बनेगा विच इज हाईली अनस्टेबल। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को आप किसकी प्रेजेंस में करवा देते हैं, Hg2+ की प्रेजेंस में, आप जानते हैं Hg2+ इलेक्ट्रोफाइल है, डी ब्लॉक मेटल केटाइंस आर इलेक्ट्रोफाइल, एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर है। तो ये आपके इधर से पाई इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां से लोन पेयर देगा। आप जानते हैं ना, जब इलेक्ट्रोफाइल के पास होते हैं लोन पेयर तो वो कभी भी फ्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होने देता है। वो एक हाथ इलेक्ट्रॉन ले एक हाथ इलेक्ट्रॉन दे वाली कहानी है और आपके सामने बना देता है NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो जो हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन इस रिएक्शन में बन रहा था उसकी फॉर्मेशन को आपने अवॉइड कर दिया तो रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। क्लियर। आपने देखा था कुचरोव रिएक्शन के अंदर Hg2+ कैटालिस्ट का ही तो काम करता है। चलिए वापस लौटते हैं, तो इसकी बात भी सही है। फिर कहता है प्रोपाइन गिव एल्डिहाइड एज फाइनल प्रोडक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। भाई लोगों ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, अगर आपके सामने प्रोपाइन है, आप जानते हैं इस रिएक्शन को आप करवा चुके हैं, रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, Hg2+ के साथ, HgSO4 से यही तो आएगा, ये इसको पाई इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको अपना लोन पेयर देगा, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। बताइए किसकी फॉर्मेशन कर दोगे, आप फॉर्मेशन कर दोगे साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन, है ना। Hg ने यहां बॉन्ड बनाया, यहां पॉजिटिव आने लगेगा, वापिस लोन पेयर दे देगा, तो 2+ से 2+ में रहेगा। देखो इलेक्ट्रॉन मिला तो +2 से किस में चला गया, +1, वापिस इलेक्ट्रॉन दे दिया, वापिस +2 आ गया। अगले स्टेप में डाइल्यूट का मतलब कौन है, वाटर। बताइए रिंग ओपनिंग कहां से करोगे, यहां पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, यहां प्राइमरी कार्बोकेटाइन, तो ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। क्लियर। तो यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा OH और यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा Hg। बताइए इलेक्ट्रॉन वापिस मिल गया है, +2 से क्या आ जाएगा, +1 के अंदर। ठीक है। अब उसके बाद के स्टेप हैं और थोड़ी देर बाद आपको यहां पर जिस कार्बन पर OH आया है ना, वही कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO में।
तो दोस्त यहाँ पर आपका बना हुआ प्रोडक्ट एक कीटोन रहेगा, एल्डिहाइड तो नहीं रहने वाला, आप चेक कर सकते हैं। तो बताइए अगर अपन बात करना चाहें, कहता है प्रोपाइन गिव एल्डिहाइड एज फाइनल प्रोडक्ट, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है और हमसे पूछ रहा था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आंसर रहेगा फोर्थ, क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। गॉट इट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि हमें यहां से यहां जाना है, और बताइए इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम कौन से रिएजेंट इस्तेमाल में ले सकते हैं। मेरे हिसाब से इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप पहला रिएजेंट भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये आपके सामने क्या गिवन है, एल्किन। अगर आप इसकी रिएक्शन H प्लस के साथ करवा दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आप जानते हैं एल्किन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और आपका H प्लस ऐसे जुड़ेगा ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके। यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, जो कि नहीं करना चाहेगा। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक, तो यहां पर आपको OH लगा हुआ मिलेगा। तो ये वाला रिएजेंट आपका ये काम करके दे सकता है। दूसरा कहता है कि आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाइए, तो यहां से भी आप Hg प्लस को ले आओ बाहर। क्लियर, ऐसे क्लियर, साथ में रहेगा OHC, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। आप जानते हैं जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, इसके साथ, ये रहेगा HgOAC। क्लियर, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास है लोन पेयर। तो एल्किन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जैसे ही शेयर करेगा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा और ये अपने लोन पेयर वापस दे देगा। दोस्तों क्या आपको मालूम है कौन से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा? ये जो एरो है बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं। तो स्टार्टिंग में अगर अपन बात करें Hg यहां जुड़ेगा, तो Hg प्लस से आपका न्यूट्रल हो जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, लोन पेयर दे देगा और खुद पर वापस से पॉजिटिव चार्ज लेकर आ जाएगा। क्लियर, तो आपके सामने बन गया है साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। अगले स्टेप में आप रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, वाटर के साथ। तो वाटर आपके एनसीसी की रिंग ओपनिंग करेगा और वहां से करेगा जहां से केटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा कौन, HgOAC। क्लियर, और यहां पर कौन आकर जुड़ गया है, OH, जिसके अगले स्टेप में ये HgOAC हटा देंगे, तो ये रिएजेंट भी हमारा ये काम कर सकता है। दोस्तों ये वाला रिएजेंट नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा? अगर आपने हाइड्रोबोरेशन करवाने की सोची तो आप जानते हैं ना, बोरोन उधर जुड़ेगा जहां पर हिंड्रेंस क्या होगी, कम, तो इधर जुड़ेगा बोरोन और उधर जुड़ेगा हाइड्रोजन। यही तो इस रिएक्शन का की स्टेप है। और अगले स्टेप में जब इंट्रोड्यूस करोगे आप H2O2, तो बोरोन की जगह कौन ले लेगा, OH। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें यहां पर OH मिलेगा और यहां पर H मिलेगा, तो ये आपका ये काम नहीं कर पाएगा। तो गिवन आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से ला सकते हो, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं। पहले रिएक्शन करवाई गई है, शायद आपको विजिबल ना हो, HBr के साथ। सो देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। आप जानते हैं एल्किन इसको इलेक्ट्रॉन देगा और यहां से Br माइनस निकल लेगा। आप बताइए आप H प्लस को कैसे जोड़ना चाहते हैं? मेरे हिसाब से आपको H प्लस यहां जोड़ना चाहिए और यहां पर बनने देना चाहिए कार्बोकेटाइन। क्यों ये कार्बोकेटाइन क्यों बनाया? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल था। मेरे पास दो चॉइस थी, मैं H प्लस को यहां जोड़ता तो प्राइमरी बनता, यहां जोड़ा तो सेकेंडरी बनता, तो मैंने ये कार्बोकेटाइन बनाया सेकेंडरी। अब आप जानते हैं कार्बोकेटाइन का पहला काम क्या होता है, रीअरेंजमेंट। क्या आपका बना हुआ कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा? जी हाँ। आप इस पर लिख सकते हैं 1, इस पर लिख सकते हैं 2, इस पर लिख सकते हैं 3, 4, 5 एंड 6। देयर विल बी रिंग एक्सपांशन और आपको रीअरेंजमेंट के बाद कुछ इस तरीके का कार्बोकेटाइन दिखाई देगा। ये आपका बॉन्ड 2 से हटकर किस पर बनेगा, 1 पर, और पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, 2 पर। तो रीअरेंजमेंट के बाद आपको ये कार्बोकेटाइन यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, आप नंबरिंग से देख सकते हैं। अब बना हुआ कार्बोकेटाइन फिर से रीअरेंज करेगा। यहां पर तो आपको देखने को मिलेगा 1 2 सिग्मा शिफ्ट। क्या देखने को मिलेगा, 1 2 सिग्मा शिफ्ट। और जब दोबारा से रीअरेंज करेगा दोस्त, तो ये यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होकर वहां चला जाएगा और फाइनली केटाइन ये बन जाएगा। तो ये रहेगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। आप बता सकते हैं पहले वाले रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स क्या था? पहले वाले रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स है रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। तो फिर सर दूसरे ड्राइविंग रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स क्या है? आप अच्छे से जानते हैं, अल्फा एच इंक्रीज हो रहे हैं, कार्बोकेटाइन 2 डिग्री से 3 डिग्री जा रहा है। अब कौन आएगा न्यूक्लियोफाइल, Br माइनस। क्लियर, कार्बोकेटाइन का पहला काम था रीअरेंजमेंट, जितना रीअरेंज करना था कर लिया। अब बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल और ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा
खटैक। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। आइए इधर बढ़ते हैं। इसमें भी आप जानते हैं बस इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो गया है, तो सेम टू सेम आपका प्रोसेस रहेगा, बस वहां पर आपने कौन जोड़ दिया था Br और यहां पर कौन जोड़ दोगे OH। एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो होगा। इसमें मामला थोड़ा सा अलग रहेगा। आप जानते हैं हाइड्रोबोरेशन में बोरोन और हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली जुड़ते हैं, तो आप इसको इस प्रकार से रखेंगे। BH3 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, एल्कीन इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा बोरोन को और हाइड्रोजन वापस जाकर जुड़ जाएगा। याद रखें, बोरोन का बॉन्ड उधर बनाएंगे जहां पर हिंड्रेंस कम। तो ये हाइड्रोबोरेशन हो गया दोस्त, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन की बातें की गई हैं, तो आप रिएक्शन करवा दोगे H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस एक OH ऊपर की साइड, एक OH नीचे की साइड, सुलटा दो और आगे बढ़ जाओ दोस्त। सो दिस रिएक्शन विल प्रोसीड विदाउट रीअरेंजमेंट। ये प्रोडक्ट बनेगा, मैंने H को मेंशन नहीं किया है। अगले में रिएक्शन करवाई गई है Br2 के साथ, तो आप जानते हैं Br2 के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो Br2 भी आपका एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। क्लियर हो Br2? क्लियर। एल्किन के संपर्क में आकर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, देयर विल बी लोन पेयर्स। हैं कि नहीं है लोन पेयर्स? जी हाँ, लोन पेयर्स है। तो ये इसको अपना क्या करेगा आप बताइए, ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड यहां से तोड़कर निकलेगा। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ प्लस बनने लगेगा, ये अपना लोन पेयर वापस शेयर कर देगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, आपके सामने फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, दैट इज ए नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। और ये रीअरेंजमेंट शो करता नहीं है। अगले स्टेप में आपके सामने आएगा Br माइनस, जो करेगा यहां पर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक, तो रिएक्शन आपके आगे बढ़ जाएगी। सो दिस रिएक्शन विल प्रोसीड विद रीअरेंजमेंट और विदाउट रीअरेंजमेंट, ये भी आपकी विदाउट रीअरेंजमेंट जाएगी। अगली रिएक्शन में आप जानते हैं कि आपका इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो चुका है, और क्या आप मुझे बता पाएंगे अगली रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है दोस्तों? इससे आपको मिलने वाला है कौन, Hg प्लस OAC। क्लियर। और एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास क्या है, लोन पेयर, तो एल्कीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहां प्लस आने लगेगा, ये अपना लोन पेयर दे देगा, किसकी फॉर्मेशन कर देगा, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। तो यहां पर Hg पहले जुड़ेगा, तो +1 से Hg क्या होने लगेगा, न्यूट्रल। यहां पॉजिटिव आएगा, लोन पेयर दे देगा, वापस पॉजिटिव चार्ज लेगा, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। इसका काम आ रहा है दोस्त एनसीसी की रिंग ओपनिंग करना, पक्का। आप जानते हैं रिंग कहां से ओपन होगी, जहां पर केटाइन ज्यादा स्टेबल, तो यहां पर करेगा अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा खटैक। क्या आपको ये मालूम है एनसीसी की रिंग ओपनिंग कहां से होती है, जहां पर केटाइन आपका ज्यादा स्टेबल बनता है। तो यहां पर आपको लगा हुआ कौन मिलने वाला है, OH, पक्का। और यहां पर आपके सामने रहेगा HgOAc। और अगले स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड यहां पर रिएक्शन करेगा और इसको रिड्यूस मतलब हटा देगा। कैसे हटाएगा आप भी जानते हैं, ये कोई नहीं जानता। क्लियर। तो आपका बस इतना मालूम है कि यहाँ पर H लगा हुआ मिलेगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमने इस रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट्स आपको बता दिए हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए ये आपके सामने दी गई है टर्मिनल एल्काइन। क्या दी गई है, टर्मिनल एल्काइन आप लोगों के सामने गिवन है। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हम करवाएंगे। सबसे पहले आपके सामने BH3THF, मैंने बोला था सॉरी B2H6 दिया है, तो B2H6 दे BH3 दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप रिएक्शन करवाएंगे इसके BH3 के साथ। भाई लोगों ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आप हाइड्रोबोरेशन करवाएं तो बोरोन का बॉन्ड कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन से बनाएं जिस पर हिंड्रेंस कम है। चाहे आपकी एल्कीन हो चाहे आपकी एल्काइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो यहां पर अगर अपन रिएक्शन करना चाहें, देखिए टेक्निकली ये क्वेश्चन सही नहीं है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। ठीक है, रिएजेंट थोड़ा चेंज कर देता हूं भाई लोगों, हम गलती क्यों करें। इसको हटाइए, आप यहां पर लीजिए BHR2। क्या लीजिए, BHR2। BHR2 को आप क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं डाई एल्काइल बोरेन। क्या बोलते हैं, डाई एल्काइल बोरेन इसको बोलते हैं। आप जानते हैं जब तक बोरोन पर हाइड्रोजन होता है वो तब तक एडिशन शो कर सकता है BH3। आपने देखा था जब एल्कीन की रिएक्शन BH3 के साथ करवाई थी, एल्कीन की रिएक्शन BH3 के साथ करवाई थी, तो एल्कीन के 3 मोल और BH3 का 1 मोल कंज्यूम हुआ था। पहले एल्काइल बोरेन बना था, फिर डाई एल्काइल बोरेन बना था, फिर ट्राई एल्काइल बोरेन बना था। क्लियर। तो जब तक H है तब तक ऐड हो सकता है, तो अभी भी इस पे एक H है। चलिए हम इस प्रकार से बात करते हैं। तो यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर आपका लगा होगा R, यहां पर लगा होगा R, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। अब बताइए एल्काइन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा,
बोरॉन पर नेगेटिव आने लगेगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव आने लगेगा और वापिस अपना BH बॉन्ड से ये अटैक कर देगा। तो आपके सामने जो बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के इस कार्बन पर बोरॉन जुड़ेगा, कारण क्योंकि इस कार्बन पर हिंड्रेंस कम था, तो बोरॉन का बॉन्ड इस कार्बन से बनना चाहिए जिस पर हिंड्रेंस कम है, और यहां पर कौन जुड़ जाएगा, आपका H। पहला स्टेप क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर अपन बात करें, H2O2 आपको दिया गया है, तो रिएक्शन आपने करवा दी है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। आपने जुगाड़ से चलिए एक OH ऊपर एक OH नीचे, सुलटा दीजिए, आगे बढ़ जाइए दोस्तों। जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा H और यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा OH। अब मैं आपको कैसे याद दिलाऊं, ये तो इनोल है जो रिलेटिवली अनस्टेबल होता है, क्या कर जाता है, टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म के बाद जिस कार्बन पर OH है वही कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO में। तो इन दिस रिएक्शन द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी एन एल्डिहाइड्स। क्लियर। चलिए इधर बात कीजिए, यहां पर इसको हटाइए और इसकी जगह आप लीजिए HgSO4। किसका इस्तेमाल कीजिए, HgSO4 का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, HgSO4 का इस्तेमाल कीजिए, ये सब हटा दीजिए भाई। क्लियर। HgSO4 का इस्तेमाल कीजिए, साथ में इस्तेमाल में लीजिए डाइल्यूट H2SO4। ठीक है। तो आप जानते हैं HgSO4 की कहानी। अगर मैं इस एल्काइन को यहां पर लिख दूं तो आप जानते हैं HgSO4 की कहानी। HgSO4 से आपको क्या मिलने वाला है, Hg2+। और Hg2+ एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास क्या होते हैं, लॉन पेयर। तो एल्काइन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देते इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इसको अपना लोन पेयर वापस दे देगा। यानी कि आप लोगों के सामने फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। पहले Hg यहां जुड़ेगा, ध्यान से सुनिए, एल्काइन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां जुड़ा, तो Hg2+ से किस में चला जाएगा, +1 के अंदर, फिर ये अपना लोन पेयर शेयर देगा, शेयर करेगा, वापस 2+ पर आ जाएगा, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगले स्टेप में आपको डाइल्यूट दिया हुआ है, मतलब वाटर, दैट इज रिंग ओपनिंग होगी एनसीसी से। आप बताइए यहां पर सेकेंडरी, वहां पर प्राइमरी, कहां से रिंग ओपन करेंगे, जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये करेगा अटैक एंड बॉन्ड टूटेगा, खटैक। तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा OH और यहां पर आपके सामने रहेगा कौन, Hg। बताओ 2+ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया दोस्त, +1। टॉटोमेरिज्म होगा, बीच के स्टेप कोई मतलब नहीं है, और ये CO में कन्वर्ट होने वाला है, किस में कन्वर्ट होने वाला है, CO में। सो इन दिस केस द फॉर्म प्रोडक्ट इज कीटोन। तो यहां पर आपका कीटोन बनेगा, ऊपर एल्डिहाइड बनेगा। दोनों क्वेश्चंस आपके कंप्लीटली मैंने सॉल्व कर दिए हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, ये नहीं करना भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का कोई मतलब नहीं है, इसको स्किप कर देंगे, आप लोग स्किप करेंगे सिंपली। क्लियर, सिंपली स्किप करेंगे। अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे पर्सनली आकर पूछें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहां डिस्कस नहीं होंगी, कारण नीट के काम की नहीं है, नीट रिलेटेड काम नहीं है, क्योंकि इसमें ये वर्ड इस्तेमाल में लिया गया है पॉलीमराइजेशन, और आप जानते हैं पॉलीमर चैप्टर अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम कैसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैच द कॉलम इफ एल्कीन 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 इज ट्रीटेड विद गिवन रिएजेंट्स के साथ आप रिएक्शन करवाते हो। देखो, जब आप एल्कीन की रिएक्शन H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H+ करवाते हो तो ये आपके एल्कीन का हाइड्रेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ वाटर। बट कौन सा हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन कहलाता है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कहलाता है। ढूंढिए कहीं पर दिया हुआ है क्या, पहला फ्री रेडिकल हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरियम आपके सामने दिया हुआ एसिडिक हाइड्रेशन, तो पहले वाला ए तो मैच करेगा इससे, एसिडिक हाइड्रेशन से। दूसरा, आप HX के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, देखिए आपके HX का जुड़ना कहलाता है हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या कहलाता है, हाइड्रो, अगर अपन बात करना चाहें हेलोजिनेशन। जब आपका हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों जुड़ते हैं तो हाइड्रोहेलोजिनेशन, अकेला हेलोजन जुड़ता है तो हेलोजिनेशन कहलाता है। तो ढूंढिए हाइड्रोहेलोजिनेशन कहां पर है, तो बी का पार्ट आपका ये रहेगा, हाइड्रोहेलोजिनेशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, X2 जुड़ा है, केवल हेलोजन जुड़ रहा है, तो केवल हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हेलोजिनेशन। और केवल हेलोजन का हटना, डीहेलोजिनेशन। क्लियर। तो यहां पर केवल हेलोजन जुड़ रहा है तो ये आपका रहेगा हेलोजिनेशन। आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये वाला आपका पार्ट ये रहेगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस वाले की अगर अपन बात करना चाहें तो ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये वाला ये रहेगा। फिर अपन बात करना चाहें, ओ सॉरी माफी चाहूंगा, मैंने इस रिएजेंट को ठीक से नहीं देखा, ये आपका ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन है। क्लियर। तो यहां पर अगर अपन बात करें हाइड्रोबोरेशन वाटर है ना, तो रिडक्शन रहेगा, रिडक्शन।
माय मिस्टेक। तो आप हाइड्रोबोरेशन, ये रहेगा रिडक्शन। क्लियर। फिर यहां पर अगर अपन बात करें तो ये H2O2 हाइड्रोबोरेशन आपका कौन सा रहने वाला है, ऑक्सीडेशन। फिर अगर अपन बात करना चाहें HBr इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, क्लियर, इसमें साथ में हिट भी मेंशन कर लो थोड़ा सा, तो ये रहेगा आपका फ्री रेडिकल एडिशन। क्लियर। तो आपने मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग इफ गिवन रिएजेंट इज ट्रीटेड विद इथीन। किसके साथ रिएक्शन करवाया गया है, इथीन के साथ रिएक्शन करवाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं। ये देखो, अगर इथीन की रिएक्शन HX के साथ करवाई तो आप जानते हैं अब रिएक्शन करवा चुके हैं भाई, बार बार आपको मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर जुड़ जाएगा H और यहां पर जुड़ जाएगा X। बताइए क्या बनेगा बना हुआ प्रोडक्ट, एल्काइल हैलाइड। मैंने आपको बोला भी था कि ये एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड है और एल्कीन का केमिकल रिएक्शन है। तो अगर आपने HX के साथ रिएक्शन करवाया तो एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो आप, फिर आप रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ, वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। आप जानते हैं जब आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो एक साइड जुड़ा हुआ मिलेगा H और एक साइड जुड़ा हुआ मिलेगा OH। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आपके सामने क्या बना कर देगा, एल्कोहल। फिर किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो आप, X2 के साथ। तो ये हम मैकेनिज्म बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं, दो दो कोडी के क्वेश्चंस हैं। X2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो साइक्लिक आपके एलोनियम आयन के थ्रू जाएगा और इधर इधर हेलोजन जुड़ जाएगा। ये आपके सामने क्या बनकर आएगा, विशिनल डाइहैलाइड। तो फॉर्मेशन हो जाएगी विशिनल डाइहैलाइड की। इसका मतलब जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आपके सामने विशिनल डाइहैलाइड बनेगा। ठीक है। आपके हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखिए, ये आपके सामने इथीन है, रिएक्शन पहले करवाया है BH3 के साथ। तो आपके सामने एक साइड तो कौन जुड़ेगा, H, और एक साइड कौन जुड़ेगा, BH2। आप जानते हैं बोरोन उधर जुड़ता है जहां पर हिंड्रेंस कम होती है, लेकिन दोस्त दोनों साइड हिंड्रेंस सेम है। अगले स्टेप में आपने किसके साथ रिएक्शन करवा दी है, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एक H ऊपर और OH नीचे। तो आपकी रिएक्शन में यहां पर भी H जुड़ा हुआ मिलेगा और यहां पर भी H जुड़ा हुआ मिलेगा। हालांकि ये H BH3 से आया है और ये H वाटर से आया है, तो आपकी एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गई है, एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो आपके सामने ये बनकर आ जाएगा। नेक्स्ट आप करवा रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और ये आपने देखा था क्या बना कर देगा, एल्कोहल। तो मैच द कॉलम भी आपके सामने हो गया है। हालांकि बहुत सारे रिएजेंट ऐसे हैं जो काम के नहीं है, जैसे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन का कोई डिस्कशन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। क्लियर। तो ये था आपके सामने आज का हमारा डिस्कशन। हाइड्रोकार्बन एल्कीन में सेकंड ELP का हमने डिस्कशन कर दिया है। फिर भी दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझसे डाउट काउंटर पर आकर पूछ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सच में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो मेरी एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये सब्जेक्ट थियोरेटिकल नहीं है। ये सब्जेक्ट आपका कैसा है, ये सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन वाला है। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो 20-80 रेशियो के मामले में चले। मतलब 20% आपको क्या पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है, और 80% आपको क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा आप परफॉर्म करना चाहते हैं, और वो तो बिल्कुल ना पढ़े जो एनसीईआरटी में नहीं है, अवॉइड करें उनको। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप वही पढ़ें जो एनसीईआरटी में है। फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव।